हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। आज की जो वीडियो है ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी और एसएसटी यूनिवर्सिटी पीएट का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा सिलेबस चल रहा है उसके फर्स्ट पेपर की है। इसमें आज से हम यूनिट 3 स्टार्ट कर गए हैं। ठीक है, यूनिट 3 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन, शैक्षिक समाजशास्त्र। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है शैक्षिक समाजशास्त्र में शैक्षिक समाजशास्त्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे हम शैक्षिक समाजशास्त्र के अर्थ को बताएंगे, साथ ही उसकी परिभाषाओं के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा तथा समाजशास्त्र का समन्वित रूप है। यह समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग एवं नवीन शाखा है। तो ये जो है शैक्षिक समाजशास्त्र, ये समाजशास्त्र का एक रूप है, नया रूप है। साथ ही ये एक नई शाखा या नए अंग के तरह से हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, और ये एक महत्वपूर्ण अंग है, मतलब ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है शैक्षिक समाजशास्त्र का। ठीक है, शैक्षिक समाजशास्त्र का जन्मदाता जॉर्ज पेनी को माना जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने समाजशास्त्र अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि समाजशास्त्र का जन्मदाता अगस्त कॉम्टे को माना जाता है और शैक्षिक समाजशास्त्र का जन्मदाता जॉर्ज पेनी को माना जाता है, जो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में कार्यरत थे एवं जिनकी 1928 ईस्वी में द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में उसने शिक्षा के सामूहिक जीवन पर और सामूहिक जीवन का शिक्षा पर प्रभाव का वर्णन किया था। शैक्षिक समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाजशास्त्र के उद्देश्यों को शैक्षिक क्रिया द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह वह विज्ञान है जो शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली प्रक्रियाओं, जन समूहों, संस्थाओं तथा समितियों का अध्ययन करता है। इसका संबंध व्यक्ति एवं समाज दोनों की प्रगति से है। तो देखिए, एक बात समझिए यहाँ पे कि शैक्षिक समाजशास्त्र कैसा है। ये एक विज्ञान है। किस तरह का विज्ञान है? जिसका जो समाजशास्त्र के उद्देश्यों को, जो कि समाजशास्त्र के उद्देश्य होते हैं, मतलब समाज को अच्छा बनाना, समाज को संगठित बनाना। ठीक है, इसमें जो समाज में समुदाय होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे एक समाज होते हैं, समुदाय होते हैं, तो या दल होते हैं। ठीक है, जो भी नीतियाँ होती हैं, जो भी नियम होते हैं, धर्म है, विवाह है, तलाक है, इन चीज़ों के बारे में हम समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो समाज से जुड़े जितने भी कार्य होते हैं वो समाजशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उन कार्यों को शैक्षिक क्रिया के द्वारा पूरा करना, ठीक है, ये शैक्षिक समाजशास्त्र का काम है। तो यह उस तरह का विज्ञान है जो शिक्षा से संबंधित सभी आवश्यकताओं करने वाली प्रक्रियाओं, जनसमूहों, संस्थाओं और समितियों का अध्ययन करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, जन समूह, संस्थाएं, समितियां, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? समाजशास्त्र के। लेकिन इससे शिक्षा से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करने की प्रक्रियाएं इन सभी में जब होती हैं तो वो शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। इसका संबंध व्यक्ति और समाज दोनों की प्रगति से होता है। अगर दोनों की प्रगति होगी, दोनों का विकास होगा, तभी शैक्षिक समाजशास्त्र पूरा होगा। अतएव शैक्षिक समाजशास्त्र को समाज के सभी नियमों, आदर्शों, साधनों, समस्याओं तथा परिस्थितियों तथा उनके व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करके समाज की प्रगति के उद्देश्यों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, स्कूल, शिक्षक, अनुशासन तथा पुस्तकों आदि का स्वरूप निर्धारण करना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो हो गया शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ कि शैक्षिक समाजशास्त्र होता क्या है। अब देखिए, हम इसके कुछ डेफिनेशन देखते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। तो देखिए, सबसे पहली परिभाषा दी गई है ओटावे के अनुसार। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियोस में बता रखा है कि आपको डेफिनेशन कैसे लिखनी है, इस तरह से आप बिल्कुल भी डेफिनेशन मत लिखिएगा। ठीक है, जैसे बुक में लिखी हुई है कि ओटावे के अनुसार। मैंने इससे पहली वीडियोस जो हैं, जो कि मैंने पीपीटी में पढ़ाई थी, वो वीडियोस में मैंने बताया आपको कि किस तरह से आपको डेफिनेशन लिखनी है। प्लीज़ वैसे ही लिख के आइएगा, बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है वो। ठीक है, और बहुत ही अच्छा लगता है, उसी तरह से लिखिएगा। इस तरह से बिल्कुल भी मत लिखिएगा। बचपन से हम ऐसे ही लिखना सीखते हैं और मोस्टली लोग ऐसे ही लिख के आते हैं। ठीक है,
तो थोड़ा ही टाइम लगेगा, आप जाके पीछे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं जहाँ पीपीटी से पढ़ाया है उसमें आपको पूरा दिख जाएगा। यहाँ पे जो मैं ये पढ़ा रही हूँ ये मैं बुक्स की पिक्चर क्लिक करके पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा, एग्जाम आने वाले हैं, तो हमें जल्दी जल्दी कवर करना है। पीपीटी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से देखिएगा कि किस तरह से लिखना है। वैसे चलिए मैं बता देती हूँ कि आपको किस तरह से लिखना है। पहले आप डेफिनेशन लिखिएगा, देन एक लाइन मतलब जहाँ आपकी डेफिनेशन खत्म हुई है उससे नीचे वाली लाइन में आप, ठीक है, वहाँ पे जो राइटर है उसका नाम लिखिएगा, जिसने डेफिनेशन दी है उसका नाम लिखिएगा, ठीक है। और ये के अनुसार ये चीज़ ये हटा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ओटावन ने डेफिनेशन दी है, क्या कहा है कि शिक्षा के समाज विज्ञान की परिभाषा संक्षिप्त रूप में शिक्षा और समाज के संबंधों के अध्ययन के रूप में की जा सकती है। तो अगर हम शिक्षा के समाज की बात करें तो शिक्षा का जो समाज विज्ञान है इसकी परिभाषा अगर हम देना चाहते हैं तो शिक्षा और समाज के संबंधों के अध्ययन के रूप में हम इसे दे सकते हैं। फिर ब्राउन के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्ति तथा उसके सांस्कृतिक वातावरण के बीच होने वाली अंतरक्रिया का अध्ययन करता है। गुड के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र इस बात का वैज्ञानिक अध्ययन करता है कि व्यक्ति सामाजिक समूह में किस प्रकार रहते हैं, वे कैसी शिक्षा प्राप्त करते हैं तथा इन सामाजिक समूहों में कुशलतापूर्वक रहने के लिए उनको किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये शैक्षिक समाजशास्त्र की अर्थ और परिभाषा थी। उसके बाद देखिए शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्य। तो जो शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्य हैं ये हैरिंगटन के अनुसार दिए गए हैं। तो उन्होंने कुछ उद्देश्य दिए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला उद्देश्य है कि समाज के संदर्भ में शिक्षक के कार्य का ज्ञान प्राप्त करना और सामाजिक प्रगति के दृष्टिकोण से विद्यालय के कार्य का प्राप्त करना। इसके साथ ही विद्यालय को प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्वों का अध्ययन करना। ये सब क्या है, शैक्षिक समाजशास्त्र का उद्देश्य है। तो देखिए सबसे पहले शैक्षिक समाजशास्त्र क्या करता है कि जो समाज में रहने वाला व्यक्ति है उसे शिक्षक का कार्य का ज्ञान दिया जाता है कि एक शिक्षक बनाया जाता है, ठीक है। सामाजिक प्रगति के दृष्टिकोण से उसे विद्यालय में कैसा कार्य करना है या इसके लिए ज्ञान दिया जाता है, ठीक है, कार्य से संबंधित। इसके बाद विद्यालय को प्रभावित करने वाले जितने भी सामाजिक तत्व हैं उनका अध्ययन करवाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को शिक्षा के साधन के रूप में समझते हुए शिक्षा के पाठ्यक्रम का सामाजिक दृष्टिकोण से नियोजन करना। तो देखिए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को शिक्षा के माध्यम से समझते हुए उसके जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसका सामाजिक दृष्टिकोण से नियोजन करना। थर्ड आता है सामाजिक तत्वों का अध्ययन करना और व्यक्ति पर पड़ने वाले उनके प्रभावों को समझाना। फिर देखिए नेक्स्ट आता है प्रजातांत्रिक विचारधाराओं को समझना। उसके बाद है उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुसंधान की विधियों का उपयोग करना। तो ये 5 यहाँ पे उद्देश्य दिए गए हैं हैरिंगटन के अनुसार, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। उद्देश्य आएंगे तो देखिए आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसमें कि आपके साथ अर्थ परिभाषा के साथ या तो प्रकृति पूछी जा सकती है, विषय वस्तु पूछी जा सकती है, उद्देश्य पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या कई बार अगर ज़्यादा मार्क्स में आ जाता है तो वहाँ पे क्या होगा कि कई सारे क्वेश्चंस आपको जोड़ के दे दिए जाएंगे, तो आपको एक एक करके उन सबके आंसर देने होंगे, ठीक है। बाकी इन्हें आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं, साथ ही इससे थोड़े लंबे भी हो जाएंगे, इसका आंसर थोड़े लॉन्ग हो जाएंगे और काफ़ी अच्छे से आप जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शैक्षिक समाजशास्त्र की विषय वस्तु और क्षेत्र। तो देखिए शैक्षिक समाजशास्त्र एक महत्वपूर्ण और विस्तृत विज्ञान है, मतलब ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में। इसके अंतर्गत शिक्षा तथा सामाजिक संबंधों का परस्पर प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे जो अध्ययन किया जाता है शिक्षा का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, समाज का शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्र या विषय वस्तु में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले है विद्यालयों और सामाजिक संगठनों के परस्पर संबंध किस प्रकार स्थापित किए जाएं और सांस्कृतिक क्रियाओं को किस प्रकार शिक्षा, खेलकूद आदि की ओर प्रवृत्त किया जाए, ठीक है। सबसे पहले तो यही आता है। नेक्स्ट है विद्यालय पर समाज का प्रभाव पड़ना, उसका अन्य सामाजिक संस्थाओं से संबंध, उनके द्वारा लोकतांत्रिक भावनाओं का विकास आदि। फिर उसके बाद इसका क्षेत्र कहाँ तक है, थर्ड आता है शिक्षक समाज में उसका स्थान, ठीक है, एक शिक्षक का समाज में स्थान, छात्रों से शिक्षक का संबंध और उसको प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्व, ठीक है।
फिर नेक्स्ट आता है व्यक्ति और उस पर सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव, व्यक्ति और समाज की दृष्टि से पाठ्यक्रम में परिवर्तन आदि। फिर नेक्स्ट देखिए समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, पुस्तकालय, प्रेस आदि तथा इनका सामाजिक जीवन में स्थान। ठीक है, ये भी क्या है, शैक्षिक समाजशास्त्र का क्षेत्र है। फिर नेक्स्ट और लास्ट है समाज, उसकी मांगे एवं आवश्यकताएं, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक संगठन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रगति आदि का अध्ययन। ये भी समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है, मतलब शैक्षिक समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है या उसकी विषय वस्तु है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए शैक्षिक समाजशास्त्र की आवश्यकता या कार्य या उपयोगिता बताइए। तो देखिए शैक्षिक समाजशास्त्र की जो आवश्यकता है या उसके कार्य हैं या उसकी उपयोगिता है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, क्योंकि समाज और शिक्षा के जो संबंध हैं उनका अध्ययन हम इसमें करते हैं। ठीक है, इसके जो कार्य हैं उसमें पहला है शिक्षा की अवधारणा के स्पष्टीकरण में सहायक, मतलब जो हमारी शिक्षा की अवधारणा है उसे अच्छे से स्पष्ट कर पाता है। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक एवं विद्यार्थी का स्थान एवं भूमिका निर्धारण करने में सहायक। थर्ड आता है शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायक। फोर्थ है शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक। पांचवा है शिक्षण विधियों के निर्माण में सहायक। छठा है शिक्षा में अनुशासन की अवधारणा को स्पष्टीकरण प्रदान करने में सहायक। सातवां है विद्यालयों के स्वरूप एवं कार्य निर्धारण करने में सहायक। और उसके बाद नेक्स्ट है समाज एवं उसके विभिन्न स्वरूपों की प्रकृति तथा शिक्षा पर उसके प्रभाव का ज्ञान प्रदान करना। और नेक्स्ट है शिक्षा की अन्य समस्याओं का हल निकालना। ये जो सभी चीज़ें हैं ये इसके कार्य हैं, शैक्षिक समाजशास्त्र के कार्य हैं, उपयोगिताएं हैं या उद्देश्य हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है शैक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अभी हमने ये तो जान लिया कि इसके उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्या हैं, ठीक है, क्या इसकी परिभाषा है, क्या इसके सिद्धांत हैं, सब चीज़ें हमने जान ली। ठीक है, क्या क्या उद्देश्य दिए गए हैं, हैरिंगटन के अनुसार दिए गए हैं, तो क्या क्या चीज़ें जो भी हमें मेन पढ़नी थी हमने जान ली। उसके बाद अब आता है कि जो शैक्षिक समाजशास्त्र है उसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए जनतांत्रिक तथा लोक कल्याणकारी शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो देखिए हमें भी पता है कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। आज के समय में हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है। ठीक है, तो पुराने समय में जब शिक्षा नहीं करवाई जाती थी और बहुत ही कम लोग शिक्षित होते थे, ठीक है, साक्षरता बहुत कम थी भारत देश की, तो शिक्षा से संबंधित आंदोलन चलाए गए और शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाया गया, लोगों को समझाया गया कि शिक्षा बहुत ही ज़रूरी होती है। नेक्स्ट देखिए बालकों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयत्न किए गए। ठीक है, शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत हमने समाज को शिक्षित बनाने की ठानी और उसके लिए क्या किया कि बहुत से ऐसे प्रयत्न किए जिसमें अनिवार्य शिक्षा मिले और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। फिर आता है प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रयत्न आरंभ किए। प्रौढ़ शिक्षा उस समय इसलिए दी गई थी, आज भी बहुत सी जगह पर दी जाती है। प्रौढ़ शिक्षा इसलिए दी गई थी क्योंकि अगर हम बच्चों से शिक्षा देना आरंभ करेंगे, ठीक है, तो जितनी बड़ी जो पीढ़ी है वो तो अनपढ़ ही रह जाएगी और बहुत लंबे समय तक हमें जो हमारी साक्षरता दर है वो हमें सही होती दिखाई नहीं देगी। तो प्रौढ़ शिक्षा क्यों दी गई? प्रौढ़ शिक्षा थी जो कि महिलाओं को दी गई या जो अधेड़ उम्र के पुरुष होते हैं, ठीक है, उन्हें दी गई, मतलब 40 साल 50 साल के बाद की, क्योंकि ये कहा जाता है कि शिक्षा लेने का कोई भी उम्र नहीं होती, आप कभी भी शिक्षित हो सकते हैं। तो वहाँ पे जब इस एज में जाके शिक्षा दी गई तो इससे क्या है साक्षरता दर पे बहुत जल्दी हमें प्रभाव पड़ता नजर आया। फिर देखिए सरकार ने शिक्षा के उत्तरदायित्व को स्वीकार कर अनेक महत्वपूर्ण और उपयोगी कदम उठाए। नेक्स्ट देखिए विकलांग और मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व भी सरकार ने ग्रहण किया। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। शिशु शिक्षा तथा बाल मनोविज्ञान पर बल दिया गया। शिक्षकों के अभाव में शिक्षा अध्यापक यानी कि मॉनिटर प्रणाली को प्रारंभ किया गया। शिशु सेवा आंदोलन प्रारंभ हुआ जिससे बालक को कारखाना आदि में कार्य करने से रोका जाने लगा। नेक्स्ट आता है राज्यों द्वारा व्यावसायिक तकनीकी और कृषि शिक्षा की व्यवस्था की गई।
और उसके बाद लास्ट आता है कि शिक्षा के समस्त अंगों, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, अनुशासन आदि में भारी परिवर्तन हुए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने जाना था कि जो हमारा शैक्षिक समाजशास्त्र है, यानी कि हमारी जो शिक्षा है उसका समाजशास्त्र पे, समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, फिर देखते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र का महत्व। देखिए, शैक्षिक समाजशास्त्र का महत्व अलग अलग पॉइंट्स में दिए गए हैं। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा और बाकी आप अपने अनुसार भी इसमें परिवर्तन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला महत्व है कि शैक्षिक समाजशास्त्र सामाजिक इकाई के रूप में व्यक्ति को मान्यता प्रदान करता है। आज के समाज में हर किसी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार दिया गया है। आज कोई चाहे जिस किसी जाति का हो, किसी रूप रंग का हो, किसी स्तर का हो, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबको समान रूप से दिया जाता है। इस प्रकार समाज की प्रगति के लिए व्यक्ति को समर्थ बनने का अधिकार है। ठीक है, तो शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है? ये जो है, जो व्यक्ति है उसे समाज में किस तरह से शिक्षित होना चाहिए, ठीक है, किस तरह से ढलना चाहिए, शिक्षा के किस स्तर तक जाना चाहिए, ये सब इसमें बताता है। फिर नेक्स्ट आता है शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्ति को समाज में रहने के योग्य बनाता है तथा यह सामाजिक वर्ग के ऊपर अपना प्रभाव डालने का प्रयास करता है। शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रभावों के परिणाम स्वरूप शिक्षित व्यक्ति अपने को हर प्रकार के समाज में समायोजित करने के योग्य हो जाता है। नेक्स्ट आता है शैक्षिक समाजशास्त्र समूह को समझने, उसके निर्माण की क्रिया को समझने आदि बातों का अध्ययन करता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में जनसामान्य को इस योग्य बनाने का प्रयास करता है कि वे समाज में रहकर सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। तो देखिए, शैक्षिक समाजशास्त्र जो है वो इस तरह का समाज बनाने का प्रयास करता है कि जो शिक्षा का क्षेत्र है वो विस्तृत हो, ठीक है, सभी लोग शिक्षित हों और जो समाज है उसमें सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्ति को ऐसी प्रेरणा प्रदान करता है कि व्यक्ति इस प्रकार की समस्त संस्थाओं का निर्माण करने के योग्य हो जाता है जिसमें वे किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति जिस किसी भी व्यवसाय को अपनाता है उसी वर्ग के अनुकूल अपने को ढाल लेता है तथा अपने जीवन की अनेक सामग्रियों की व्यवस्था करता है। शैक्षिक समाजशास्त्र संस्कृति की स्थापना में अपना पूर्ण सहयोग देता है। संस्कृति की आवश्यकता है जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में अपना योगदान दे सके। आज आणविक शक्तियों का विकास बड़ी तेजी के साथ हो रहा है, अतः विश्व में शांति स्थापित करने वाली संस्कृति की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट और लास्ट आता है शैक्षिक समाजशास्त्र उन नियमों का निर्माण कर सकता है जो समाज का लाभ कल्याण करते हुए कायम रह सकते हैं। जैसे भारत में नैतिकता की शिक्षा का कायम रहना आवश्यक है, तभी हमारे समाज की प्राचीन परंपराएं कायम रहना आवश्यक है, तभी हमारे समाज की प्राचीन परंपराएं कायम रह सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शैक्षिक समाजशास्त्र तथा शिक्षा के समाजशास्त्र में अंतर। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र दोनों कैसे अलग अलग हैं। तो देखिए, जो शैक्षिक समाजशास्त्र होता है यह शिक्षा शास्त्र की क्रिया है और यह अनुभवजन्य है, मतलब यह अनुभव से प्राप्त होता है। और शिक्षा समाजशास्त्र शिक्षा का समाजशास्त्र की क्रिया है और यह समाजशास्त्री शिक्षा शास्त्री भी हो सकता है। मतलब कहने का है कि शैक्षिक समाजशास्त्र जो है वो एक शिक्षा शास्त्री ही कर सकता है, लेकिन जो शिक्षा समाजशास्त्र है वो एक समाजशास्त्री ही करेगा। ये बात अलग है कि हो सकता है कि वो समाजशास्त्री एक शिक्षा शास्त्री भी हो। नेक्स्ट है शैक्षिक समाजशास्त्र विश्लेषणात्मक न होकर संश्लेषणात्मक होता है और शिक्षा समाजशास्त्र प्रयोगात्मक तथा विश्लेषणात्मक होता है। नेक्स्ट देखिए शैक्षिक समाजशास्त्र यह शिक्षण के ज्वलन समस्याओं से संबंधित है, साथ ही शिक्षा की समस्याओं पर केंद्रित होता है। शिक्षा समाजशास्त्र समाज के विश्लेषणात्मक अध्ययन से विद्यालय की ओर चलती है। शैक्षिक समाजशास्त्र का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा समाजशास्त्र शिक्षा का व्यवहारिक रूप नहीं है, यह समाजशास्त्र की परंपराओं से प्रेरित होता है।
फिर देखिए शैक्षिक समाजशास्त्र, शैक्षिक समाजशास्त्री शिक्षा में अनुसंधान करता है, वह निरीक्षण, साक्षात्कार आदि का प्रयोग करके अनुसंधान करता है। ठीक है। और शिक्षा समाजशास्त्र, शिक्षा समाजशास्त्री समाजशास्त्र में अनुसंधान करता है, यह प्रयोगात्मक अध्ययन पर बल देता है। यह शैक्षिक समाजशास्त्र का उन्नत स्वरूप है। ठीक है। तो जो शैक्षिक समाजशास्त्र होता है और शिक्षा समाजशास्त्र होता है, इनमें अंतर होता है। ठीक है। तो ये अंतर हमने यहाँ देख लिया है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आता है शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रकृति। ठीक है। तो इसके भी 5 पॉइंट हैं। सबसे पहला देखिए, शैक्षिक समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और यह समाजशास्त्र की ही एक शाखा है। नेक्स्ट है, देखिए जो प्रकृति होती है ना, वो होती है विशेषताएं असल में। ठीक है। तो शैक्षिक समाजशास्त्र की अगर विशेषताएं पूछी जाती हैं तो आप वो भी ये लिख सकते हैं। ठीक है। तो शैक्षिक समाजशास्त्र सैद्धांतिक और वस्तुनिष्ठ विषय है। नेक्स्ट है, शैक्षिक समाजशास्त्र समाज और शिक्षा के परस्पर संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, शैक्षिक समाजशास्त्र सकारात्मकता के दर्शन से प्रभावित है। और उसके बाद नेक्स्ट है, शैक्षिक समाजशास्त्र औपचारिक एवं अनौपचारिक शैक्षिक स्थितियों में सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों और समाजशास्त्रीय समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। इसी के साथ यहाँ पे आपका आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।